वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में एक वन शॉट वीडियो रहेगा बेटा। एक पूरे चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो कक्षा 10 का ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है बेटा, अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर को हम आज अच्छी तरीके से पूरा समझेंगे। क्या है इस चैप्टर में, कैसे चैप्टर की थ्योरी है, पूरा चैप्टर को हम लोग एक टॉपिक वाइज तरीके से समझेंगे। पहले अम्ल की अवधारणा कैसे, क्या अम्ल की परिभाषाएं किसने कैसी दी हैं, उसके बाद क्या इसके गुण हैं, और जो कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जैसे व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है खाने, तो वो सब भी हम समझेंगे इसी प्रोसेस में। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के सेशन में। आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके पास भी वीडियो पहुंच रहा है, इसको शेयर करके सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अम्ल, क्षार और लवण का पीएच स्केल को समझेंगे। वन शॉट वीडियो रहने वाला है ये, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है यूपीएमएसपी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को लिया गया है। पूरा चैप्टर का डिस्कशन होगा आज के एक वीडियो में, तो बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो करते हैं बेटा स्टार्ट आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले दिया गया है अम्ल का परिचय दिया गया बेटा। अम्ल क्या होता है? अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है? अम्ल। अम्ल मतलब जो जलीय विलयन में क्या निकालने? H आयन। H आयन का मतलब होता है H के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास क्या है बेटा? प्रोटॉन। ये जो परिभाषा है H आयन की बेटा, ये परिभाषा आप आरहेनियस ने बताई थी। किसने बताई थी? आरहेनियस ने। इनके दो और सहयोगी रहे हैं बेटा, एक ब्रोस्टेड एंड लॉरी, दोनों लोगों ने एक अलग अवधारणा दी अम्ल की। उसके अलावा एक लुईस महोदय रहे हैं, उनने एक अलग अवधारणा दी है। तो जब ये जलीय विलयन में H आयन देता है, बात एक ही है लेकिन सभी ने अपने अपने शब्दों में उसको व्याख्यान किया है। तो इसके पास कैसा चार्ज है? प्लस। जब इसके पास प्लस चार्ज है तो इसके पास क्या है बेटा? प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। अब जिसके पास प्रोटॉन होगा तो वो दूसरे को प्रोटॉन ही तो दे सकता है। तो एक ये भी अम्ल की अवधारणा है कि ये प्रोटॉन त्यागते हैं, यानी कि प्रोटॉन देते हैं। अब प्रोटॉन त्याग रहे हैं तो इसके पास कमी किसकी है? जो ग्रहण कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो एक और अवधारणा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो दोनों एक ही बात है। H आयन आरहेनियस ने, प्रोटॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये लुईस ने और वो ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने, तीनों ने एक ही बात कही है लेकिन अलग अलग शब्दों में कहा है। तो अम्ल क्या होते हैं? जलीय विलयन में H आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल। ठीक है ना। अब अम्ल के जो गुण होते हैं, तो अम्ल स्वाद में प्रायः कैसे होते हैं बेटा? खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे। जितनी भी चीजें खट्टी हम लोग खा रहे हैं वो सब क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है, यहां तक कि केला जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग को पता नहीं होता क्या है, और इसके हम स्केल को जो पीएच वैल्यू का वो कागज आता है, लिटमस पेपर जो होता है, लाइकेन का बना होता है, जो कवक और शैवाल का मिश्रण है, उससे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। लिटमस पेपर नीला और लाल दो प्रकार का आता है। जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे वो बेटा अम्ल होता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो क्या होते हैं? क्षार। तो अभी हम लोग अम्ल पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज में अगर आपको जानना हो इसमें अम्ल है या नहीं, अम्ल को ही इंग्लिश में एसिड कहते हैं, नहीं कहता एसिड गैस बन रही है, वो अम्ल एसिड होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हमको परखना हो तो हम नीला लिटमस पेपर लगाएंगे उस पर। अगर उसका रंग लाल हो जा रहा है, नीला लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेड कलर में, तो बेटा वो अम्ल है। अगर किसी चीज में हम लाल, जैसे आप घर पे साबुन रखिएगा, साबुन में लाल लिटमस पेपर आते हैं, बाजार में मिल जाएंगे आपको, तो उस लाल लिटमस पेपर को साबुन पर रखिएगा, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक नीला हो जाएगा। इसका मतलब उसमें क्षार है, इसीलिए तो उसमें फेना निकलता है साबुन में। ऐसे किसी भी चीज में आपको टेस्ट करना हो क्या है क्या नहीं है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर से। ठीक है, उसमें अभी सिलेबस में आएगा तो उसको बताएंगे आगे। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे। और किसी चीज को पहचानना हो अम्ल है या नहीं, तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा आप देख लीजिएगा। जहां ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से ज्यादा हो, जहां ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से ज्यादा हो, वो सब क्या है? अम्ल। जरूर नहीं है हर बार तुम इससे ही पहचान पाओ H आयन, कभी कभी H आयन नहीं दिया होता है, तब कैसे पहचानोगे? तो ऐसे जो जैसे SO4 लिखा है, सल्फेट है, वो कितना है? 2 से ज्यादा, ये अम्लीय है। क्या है बेटा? अम्लीय। सेकंड, लिटमस पेपर परीक्षण कैसे पता चलता है? अभी मैंने बताया, ये नीले लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट कर देता है बेटा? लाल। नीला लिटमस पेपर होगा, अगला इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें लिटमस पेपर आपको यहां लेके आएंगे, यहीं करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। ये देखो लिटमस पेपर नीला है बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है लाल में, तो ये अम्ल है। लाल कैसे कन्वर्ट हो रहा है? नीले में, तो ये क्षार है। ठीक है,
तो ये नीले लिटमस पेपर को बेटा कैसे कन्वर्ट कर देता है, लाल। अगला इसका तीसरा गुण है एच आयन, जलीय विलयन में एच आयन मुक्त करते हैं। ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, एच आयन मुक्त, मतलब H2O में एच आयन अलग मुक्त कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये अम्ल होता है, जैसे HCl है तो एच आयन अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। और जल से भी ऐसे करके समझा सकते हो, आप समझ सकते हो। उदाहरण देखो प्रबल अम्ल के ये बेटा एक एक नंबर यूपी बोर्ड में आपको पता है ना, वन लाइनर में जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में जो पूछे जाएंगे अलग अलग, तो प्रबल अम्ल ये जरूर पूछा जाएगा, किसी दो प्रबल अम्ल के नाम लिखिए या किसी दो दुर्बल अम्ल के नाम लिखिए या दुर्बल क्षार के नाम लिखिए। तो इसका मैं सीधा सीधा पैटर्न बताता हूँ आपको, एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। ये एक आप बात अपने माइंड में सेव कर लीजिए, इसको माथे में अपने चढ़ा लीजिए। अगर ये आपके माइंड में सेट हो गया तो ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आप कभी गलत करने ही नहीं वाले। वो बात क्या है कि कार्बन जो होता है, कार्बन अम्ल को दुर्बल बनाता है बेटा। दुर्बल का मतलब कमजोर बनाता है, दुर्बल बनाता है। अगर किसी भी अम्ल में आपको, किसी भी अम्ल में अगर कार्बन लिखा मिल जाए, दिमाग ही नहीं लगाना कुछ भी, हमेशा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। जिसमें कार्बन नहीं मिला वो क्या होगा, प्रबल अम्ल, सीधा है। तो जैसे CH3COOH बेटा किसका फॉर्मूला है, एस्टिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। कितने ऑक्सीजन है, दो। पहली वाली बात मैंने बताई थी, ऑक्सीजन की दो या दो से अधिक मात्रा होगी, यहां से पता चला ये अम्ल है। कितने कार्बन है बेटा, दो, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। कार्बन आया तो कौन सा अम्ल हो गया बेटा, बिना सोचे समझे, सर ने बताया था कार्बन दुर्बल करता है, तो ये कौन सा अम्ल हो गया बेटा, दुर्बल अम्ल। अगर प्रबल अम्ल कहा जाए जिसमें कार्बन ना हो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहां बेटा ये C कार्बन नहीं है, फिर L क्या है, कुछ नहीं, तो ये Cl पूरा क्लोरीन लिखा है, H क्या है, हाइड्रोजन, तो HCl क्या हो गया, प्रबल अम्ल। H2SO4 जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब के नाम से जानता है, क्या है, प्रबल अम्ल। क्यों है प्रबल अम्ल, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। जिस भी अम्ल में कार्बन लगा होगा वो हमेशा दुर्बल ही कहलाएगा। तो लिखा भी होगा देखो, दुर्बल अम्ल में, प्रबल अम्ल में सबके एग्जांपल दिए गए हैं, तो प्रबल अम्ल के सिर्फ एग्जांपल पूछे जाते हैं। साफ साफ क्वेश्चन लिख के आता है, किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए, या MCQ में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। देख लीजिएगा जिसमें कार्बन नहीं होगा क्या होगा, वो प्रबल अम्ल। बस यही मेन मोटिव लाइन यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने दिमाग में सेव कर लिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ऑटोमेटिक ही अच्छे से दे पाएंगे। कार्बन अम्ल को दुर्बल करता है। किसी भी अम्ल में, किसी भी एसिड में अगर कार्बन ऐड हो जाए तो वो दुर्बल यानी कि वीक एसिड होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल एसिड होगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल के एग्जांपल भी वही लिखे, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तेजाब के नाम से जाना जाता है। दुर्बल अम्ल में मैंने बताया था जिसमें कार्बन लगा हो, देखो इसमें कार्बन जुड़ा है, एस्टिक अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो दही में बना होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, दुर्बल अम्ल। प्राकृतिक उदाहरण भी इसके दिए गए हैं, नींबू, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल। ये याद रखना ये चीजें, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, ये सब ऑटोमेटिक जितने दिए गए हैं ये MCQ में पूछते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टोबैसिलस से कन्वर्ट होता है तो ये अलग अलग अम्ल की गुण बताए गए थे। तो ये था अम्ल का सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब आया ये बेसिक परिचय है क्षार का। तो क्षार का देखो बेसिक परिचय दिया गया है। तो क्षार में क्या क्या क्वालिटी है, तो क्षार क्या है, क्षार का ये पूरा परिचय दिया है। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH ऋणायन देते हैं। अम्ल में क्या था, H आयन, इसमें क्या है, OH ऋणायन या OH आयन। तो जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं उनको एल्काइली यानी कि क्षारक कहा जाता है, ठीक है। क्षार, क्षारक में क्या होता है, क्षार और भस्म एक ही चीज है। जब उसको जल में मिलाया जाता है, जल में घुला जाता है, जो जल में घुलनशील बन जाते हैं तो उसको कहा जाता है बेटा क्षारक। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, ये परिभाषा किसने बताई थी, आर्हीनियस ने। बाकी दो की परिभाषा ऑटोमेटिक। इसके पास क्या है, माइनस, तो ये किसी को क्या दे सकता है, जब माइनस किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन का। इसके पास माइनस है तो ये क्या दे सकता है या क्या त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या त्याग सकते हैं बेटा, त्यागे का मैं क्या त्याग सकता हूं, जो मेरे पास होगा मैं वही ना त्यागूंगा। तो ये क्या त्याग सकते हैं, जो इनके पास है, इनके पास क्या है, निगेटिव। तो क्षार निगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्षार वे पदार्थ हैं जो
इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। अब इस ग्रहण क्या कर सकता है? ग्रहण आदमी वही ना करेगा जो उसके पास नहीं होगा। जैसे आपके पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है तो आप इसीलिए पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान हमसे, इसलिए पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इसीलिए क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। लेगा क्या? जो इसके पास नहीं होगा। इसके पास माइनस चार्ज तो क्या नहीं है? प्लस चार्ज। यानी प्लस चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते क्या है? इलेक्ट्रॉन। ग्रहण क्या करते हैं? प्रोटॉन। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन धनावेश, ठीक, पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करते हैं। उसमें जस्ट उल्टा था, ठीक है। सेम वही परिभाषा उसकी हो जाएगी। वो एक तो ये आर्हेनियस की थी, वो होगी तुम्हारी लुईस की, और ये होगी ब्रास्टन एंड लॉरी की। तो तीनों की अलग अलग परिभाषा है। जैसे अम्ल के गुण थे ऐसे ही कैसे, जैसे वो स्वाद में कैसे थे? खट्टे, तो ये स्वाद में तीसरे होते हैं। तीसरा का मतलब कड़वे, तो वही गुण दिए गए हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। साबुन जैसे चिकने होते हैं, स्पर्श करने पर ये पता चलेगा। लिटमस पेपर में क्या परीक्षण है? इसमें लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा? नीला, ठीक है। लाल को कैसा कर देते हैं? नीला। अम्ल में क्या था? नीले को लाल। ये लाल जो लिटमस पेपर होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे नीले लिटमस पेपर में। आप घर पे अपने चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। एक साबुन लीजिएगा, लिटमस पेपर रखिए, उसके ऊपर रखिए, तो जो लाल लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा नीले लिटमस पेपर में। तो ये इनके गुण हैं, ठीक है। और वो तो मैंने ऊपर बता ही दिया था, जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन मुक्त करते हैं, ठीक। उदाहरण में इनमें भी प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो इसके लिए एक सारणी आपको याद रखना जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, के पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी आपने 3rd चैप्टर में, अभी फिर आएगा आगे, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर स्थित हैं, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, चाहे ये हो, चाहे लिथियम हो, कुछ भी हो, XYZ, वो सभी जो हैं प्रबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल क्षार। बरीयता के हिसाब से सबसे पहले पोटेशियम के साथ OH लगा दिया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रबल क्षार हो गया। उसके बाद Na के साथ लगा दिया तो NaOH प्रबल क्षार हो गया। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे वो सब प्रबल क्षार, हाइड्रोजन से नीचे जितने तत्व स्थित होंगे वो सब होंगे दुर्बल क्षार, ठीक है। तो ये ऐसे पता चलाएगा प्रबल क्षार के। तो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। प्रबल क्षार के 2 उदाहरण आते हैं, एक NaOH, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार में आ जाए तो ये CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसे बुझा चूना भी कहते हैं। जब कलई चूना को जल में मिलाते हैं CaO को H2 के साथ तो वो होता है बुझा चूना, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NH4OH, NH4 को बेटा अमोनियम कहा जाता है, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो अगर 2 प्रबल क्षार पूछे जाए तो NaOH KOH, 2 दुर्बल क्षार पूछे जाए तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और भुजा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये होते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा। उसके बाद ये दिया गया है अलग, इसके और उदाहरण है MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी वजह से लिखा नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। ये एंटासिड उपयोग होता है। जैसे जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा आ जाती है तो हम लोग नहीं कहते एसिड बन रही, एसिड बन रही, तो उसको हटाने के लिए जो टैबलेट डॉक्टर्स देते हैं वो एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड का मतलब जो अम्ल को मार दे, एंटा मतलब अपोजिट एसिड का। तो एसिड को खत्म करने के लिए जो डॉक्टर टैबलेट्स हमको सजेस्ट करते हैं वो इसी की बनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। याद रखना बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बॉडी के अंदर जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो जैसे हमारे पता है आपको अमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, कोई चीज हम खा भी रहे हैं तो वो चीज ज्यादा जब अम्लीय हो जाती है तो एसिड बनने लगती है, इसको हम लोग गैस कहते हैं, जनरली भाषा में गैस बन रही है। तो जो टैबलेट उसके लिए मिलते हैं, कैप्सूल दिए जाते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला होता है जो एंटा एसिड का काम करता है, अम्ल की जो अम्लीयता होता है उसको दूर कर देता है और नॉर्मल सही हो जाते हैं हम लोग। तो वो ये टैबलेट्स जो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है, जिसको MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है बेटा। तो ये था उसका उपयोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए इसको अलग से लिखाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आया बेटा सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक वे पदार्थ है जिसको इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक को वे पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग या गंध बदलकर यह बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इनडायरेक्टली ये बात ये कहना चाह रहा है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो हमको बताते हैं ये चीज अम्लीय है या क्षारीय है, गंध या रंग के आकार पर
आधार पर, उसके बेस पर ही हमको बताएंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है। वो किससे पता चलता है? सूचक के आधार पर। ठीक है, तो सूचक अलग अलग है, जैसे लिटमस पेपर है, अभी मैंने बताया था लिटमस पेपर लाल का नीला, नीला का लाल, अम्ल क्षार पता करता है। तो लिटमस पेपर में क्या होता है, जो अम्ल में रंग होगा वो लाल होगा और क्षार में लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा? नीला। ये सूचक से दिखाते हैं हमको। ठीक है, ऐसी मैथिल ऑरेंज दिया गया है, तो मैथिल ऑरेंज का अम्ल में रंग होता है लाल और क्षार में रंग होता है बेटा पीला। ये याद रखना है, एक एक नंबर के एमसीक्यू इनसे बहुत बनते हैं। फिर होता है एक फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन का रंग अम्ल में तो कोई कलर ही नहीं होता, कलरलेस होते हैं, कोई भी रंग होता ही नहीं है, जबकि क्षार में ये गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। ऐसी लास्ट हमारा बेटा है हल्दी। इसको हम प्राकृतिक सूचक के नाम से भी जानते हैं बेटा, ये एक बार एमसीक्यू में आया गया है, ये सभी ऑप्शन में दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो आंसर क्या था उसका? हल्दी। तो ये कैसा सूचक है? प्राकृतिक, इसीलिए ब्रैकेट में अलग से लिखाया है, ये प्राकृतिक सूचक है। तो जो हल्दी होता है प्राकृतिक सूचक होता है, अम्ल में तो उसका रंग पीला होता है, लेकिन क्षार में उसका रंग लाल भूरा ब्राउन कलर का बन जाता है। तो ये थे सूचक, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है उसकी प्रोसेस थी। आगे देखते हैं इस सेशन में क्या है। अब अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया हैं। ठीक है, तो अम्ल कैसे कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है उसको समझना है हमको। जैसे पहला है अम्ल की धातु के साथ क्रिया। ठीक, तो धातु एक कॉमन चीज ले ली मैंने, उसकी एक बार अम्ल से भी क्रिया होगी और क्षार के साथ क्रिया होगी। याद रखना, अम्ल अगर कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करेगा, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करेगा, वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हो। ये एक केस है, मैंने अभी ये सारी समझाई थी ना आपको, सक्रिय श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी की। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर तत्व होंगे, अगर वो अम्ल धातु से क्रिया करेंगे बेटा, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को ही मुक्त करेंगे। हाइड्रोजन गैस निकलनी ही निकलनी है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो, अगर वो धातु से क्रिया कर रहा है तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो लिखा भी है, अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं बेटा, तो लवण तो बनता ही बनता है, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो कोई सा भी एक अम्ल ले लीजिए, उसकी धातु से आप क्रिया करा दीजिएगा तो निकल के आएगी ऑटोमेटिक वही। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, जैसे अम्ल है H2SO4, कोई एक धातु ले लो आप, Na से लेके कुछ भी, तो H2 अलग हो जाएगा और जो लवण बनेगा, सल्फेट विलयन बनेगा लवण का, वो लवण हो जाएगा बेटा अलग। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कॉपर धातु, क्रिया करा दी H2SO4 से, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, H2 गैस हो गई बेटा अलग, बचा क्या हमारा? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये CuSO4 बना, ये कॉपर सल्फेट का बेटा लवण विलयन प्राप्त हुआ और निकली कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये H2 गैस हो जाती है मुक्त। तो जब भी कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया कराएगी तो हाइड्रोजन गैस बेटा हमेशा निकलनी है और कॉपर सल्फेट का अलग एक लवण विलयन प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब भी कोई क्षार धातु के साथ क्रिया कराएगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण विलयन प्राप्त होगा। कोई सा भी क्षार ले लीजिए, जैसे NaOH, KOH, कोई सा एक क्षार लीजिए, उसकी किसी धातु से क्रिया करा दीजिएगा, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस की पहचान जो है पॉप ध्वनि के साथ की जाती है। पॉप ध्वनि का मतलब ये होता है, जैसे कोई परख नली में आप बना रहे हैं, उसके पास माचिस की तिल्ली लेके जाए, उसके पास रखें, तो एक सनसनाहट सी आवाज आएगी, जैसे उसके बुलबुले फूटते हैं, सनसनाहट के साथ निकलती है, तो उसी को पॉप ध्वनि कहा जाता है। तो ये है पॉप ध्वनि। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। जब अम्ल और क्षार, अब मैं एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, उदासीनीकरण क्रिया आ जाए या लवण किसे कहते हैं वो आ जाए, या क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब क्या होता है, सबका आंसर सेम ही लिखना है, तीनों परिभाषाओं में सेम आंसर लिखना है। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और जब कोई क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जल और लवण का निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, इसी को कहा जाता है लवण। ठीक, तो एक अम्ल ले लो, एक क्षार ले लो, मतलब अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो जल के साथ लवण बन जाएगा, ये क्या हो गया? उदासीनीकरण क्रिया। जैसे एक अम्ल ले लिया हमने HCl, एक क्षार ले लिया बेटा हमने NaOH, तो जल बनेगा और लवण बनेगा। जल का मतलब H2O। ठीक, तो H तो ये था, एक H इसके साथ ले लिया तो ये H2 हो गया अलग, बचा क्या? Na और Cl, तो NaCl प्लस H2O। कौन सा अम्ल था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया? साधारण नमक यानी कि लवण।
और ये क्या है, जल। ये दिया भी गया है HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 3 स्टार की हेडिंग है। संक्षिप्त टिप्पणी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो इसको आप सही से समझेंगे। जब अम्ल और क्षार, ये दो अपक्रिया हैं, एक ये और आप 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एस्टरीकरण, उसमें अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके जल और एस्टर बनाते हैं। ये दो रिएक्शन बेटा माइंड में सेट करके रखना, ये पेपर में आनी ही आने वाली हैं। तो क्या होता है उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल तथा लवण का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को, इस क्रिया को, इस पूरे मेथड को कहा जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया। एक अम्ल लिया हमने प्रबल अम्ल HCl, एक क्षार लिया वो भी प्रबल क्षार NaOH या QH के साथ भी ले सकते थे, तो जल और लवण बना यानी कि H2O प्लस NaCl, यानी कि साधारण नमक का लवण प्राप्त हुआ। तो ये था उदासीनीकरण अपक्रिया, इसको दिमाग में छाप लीजिएगा बेटा, पेपर में ये बहुत पूछी जाती है। देखते हैं आगे, केवल उन्हीं चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे जो पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जब भी कोई अम्ल, जब भी बेटा कोई भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, मतलब ऑक्साइड का धात्विक, जैसे Na2O, मतलब ऐसा ऑक्साइड धातु के साथ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, वो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड। जब भी कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण तो बनता ही है, लेकिन जो जल बनता है वो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बेटा 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अम्लों के धात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं। जो अगर अम्ल के धात्विक ऑक्साइड पूछा जाए, अम्लों के धात्विक ऑक्साइड, तो ये याद रखना, ये अम्ल देख के अम्लीय मत लगा देना, धात्विक ऑक्साइड है बेटा। तो अम्लों के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के। और वहीं क्षार की बात की जाए तो जो क्षारों के धात्विक ऑक्साइड होंगे बेटा, क्षारों के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जस्ट उल्टा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये किस प्रकृति के होंगे बेटा, अम्लीय प्रकृति के। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो जितनी ये है इनकी रिएक्शन सहित पूरा अलग से समझाया जाएगा। अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आज के इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर, हर एक चैप्टर का पूरा एक 1 सेट वीडियो आएगा, फिर उस चैप्टर के जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, PYQ है, एनसीईआरटी विद इंक्लूड क्वेश्चन, उनको एक साथ ही हम सही से खत्म कर लेंगे। तो क्षार के जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अम्ल के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, और जो क्षार होते हैं उनके धात्विक नहीं है बेटा, अधात्विक ऑक्साइड। क्षारों के जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर से याद रखना, अम्लों के धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, जबकि क्षार के अधात्विक, धातु नहीं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये बात दिमाग में अपने छाप के रखो, क्या है क्या नहीं है। देखते हैं आगे। तो आगे है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल, जिसको हम लोग पीएच पैमाना भी कहते हैं। तो पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो है, तो पीएच का मतलब होता है बेटा पावर ऑफ, पी का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये बेटा जर्मन भाषा का शब्द है। पी का मतलब, पी जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, पोटेंज। पोटेंज, ये जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज। वहां से पोटेंज का तात्पर्य अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में पावर होता है, यानी कि शक्ति, यानी कि क्षमता होता है। शक्ति कहें इसको, या सामर्थ्य कहें, या क्षमता कहें, तो यह शक्ति होता है। और किसकी शक्ति दिखा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, वही पीएच होता है। पीएच पैमाना भी है। अभी पीएच परिभाषा को भी समझेंगे हम सूत्र के माध्यम से। तो पीएच का फॉर्मूला होता है, ये पीएच मान में लिखेंगे, ठीक है। ये स्केल अलग चीज है, मान अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग एच आयन। इसको हम लोग परिभाषा इसी से बना लेंगे, हाइड्रोजन आयन के। हाइड्रोजन आयन के, माइनस का मतलब ऋणात्मक, लॉग का मतलब लघुगणक। लॉग को हिंदी में बेटा लॉगर्थम होता है, यानी कि लघुगणक होता है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, पीएच वैल्यू, मान या वैल्यू। तो क्या परिभाषा बताएंगे हम, हाइड्रोजन आयन के
ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान या वैल्यू कहते हैं। तो ये पीएच स्केल था। पी का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी जो है जर्मन भाषा का शब्द था पोटेंज, उससे लिया गया है। पोटेंज का मतलब पावर यानी कि शक्ति होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो जो पीएच स्केल है ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, इस पैमाने की स्केल की खोज जो की है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। कभी कभी एमसीक्यू में नाम पूछा जाता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक में। अब होता क्या है पीएच पैमाना स्केल? तो पीएच पैमाना एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अगर किसी भी चीज का पीएच मान 0 से लेके 6 तक है तो वो अम्लीय है, अगर 7 है तो वो उदासीन है, और 8 से 14 है तो वो क्षारीय है। 0 से 6 तक है तो वो अम्लीय है, 7 है तो वो उदासीन है, अगर 8 से 14 दिया गया है तो वो क्षारीय है। तो पीएच स्केल समझे बेटा? पी का मतलब पावर, ये पी जो है जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज, इसका मतलब पावर, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता होती है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, क्या क्षमता है, उसको डिफाइन करता है। और इस पैमाने की खोज बेटा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपके सामने ये बना हुआ है। यहाँ 0 से 6 तक जो चल रहे हैं बेटा, तो जो 0 से 6 तक चल रहे हैं हम लोग, ये 0 से 6 तक जो चला है बेटा, ये अम्लीय होता है, एसिड होता है। अगर किसी भी पीएच का मान 0 से 6 तक आ रहा तो वो क्या है? अम्लीय। लेकिन अगर 7 आ रहा है, फिक्स 7, तो वो बेटा उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। उसका स्वाद ना तो खट्टा होगा ना ही कड़वा होगा, जैसे कि जल है। जल में आप पीएच को डुबोएंगे लिटमस पेपर को, तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि किसी भी चीज में डुबोएंगे तो वो अगर अम्लीय है तो उसका लिटमस पेपर नीले से क्या बन जाएगा बेटा? लाल। अगर वो 8 से 14 है बेटा तो वो क्या होता है? क्षारीय। इसीलिए दिया गया, ये लाल होता है बेटा, अम्लीय लाल बताया था हमने। धीरे धीरे इसके कलर चेंज होता रहता है, फिर 7 पे उदासीन न्यूट्रल रहता है एकदम हरे कलर का, और फिर धीरे धीरे से 8 से 14 की ओर जाएगा बेटा तो वो क्षारीय बन जाता है, यानी कि नीला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था पीएच स्केल के बारे में, हमने आपको बताया क्या होता है पीएच स्केल। तो 0 से 6 तक आ रहा है तो वो अम्लीय है। 7 मिल रहा है, 7 उदासीन किसका होता है? शुद्ध जल का। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान बेटा होगा 7। कितना होता है? 7। अगर जल का पीएच मान 7 है तो वो पीने योग्य शुद्ध पानी है, और 0 से 6 तक है तो वो अम्लीय है, 8 से 14 आ रहा है तो वो क्या होता है बेटा? क्षारीय। तो पीएच मान यही लिखा है। उदासीन विलयन वो होगा जिसका पीएच मान फिक्स 7 होगा, जैसे शुद्ध जल जो समझाया था वही लिखा है आगे। फिर पीएच मान 7, ये ग्रेटर देन मतलब है 7 बड़ा है, इसका मतलब जो इसका वैल्यू निकल रहा है वो इससे लेस देन हुआ, मतलब 7 से कम। जब भी किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम प्राप्त होगा तो मैंने लिखा है वो क्या होता है बेटा? अम्लीय। 7 में उदासीन, और 8 से 14 के बीच में कुछ भी आता है तो वो क्या होता है? क्षारीय। अगर पीएच मान 7 से बड़ा है तो वो क्षारीय विलयन होगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था पीएच का पूरा सिस्टम। यहां से आपको एक एक नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे। यहां मैंने परिभाषा का जिक्र कर दिया है, अभी आगे और टॉपिक आएगा उसमें और डिटेल में समझाने वाले हैं आपको। देखते हैं आगे क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो ये मैंने बताया था ना, यूपीएसपी में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व साफ साफ पूछा जाता है, पीएच पैमाने से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में इसके महत्व लिखिए। तो ये बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको हर साल देखने को मिलता है। तो ये पाचन तंत्र में इसका क्या होता है, मैंने बताया था ना अभी, पाचन में क्या काम होता है। हमारे जो अमाशय है हमारे बॉडी के अंदर, उस अमाशय में HCl एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HCl। कभी हम किसी चीज को खाते हैं जो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है तो शरीर के अंदर एसिड बनने लगती है, जिसको हम लोग जनरली भाषा में गैस कहते हैं। तो वो एसिड होती क्या है, हमारे अमाशय के अंदर पहले ही HCl हमने खाना खाया, उसका एसिड बना तो शरीर में गैस बनने लगती है। उसको हटाने के लिए हम लोग कैप्सूल लेते हैं। वो कैप्सूल बेटा होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाने जाते हैं। वो एंटा एसिड का काम करता है, मतलब एसिड का अपोजिट, यानी कि एसिड को मार देता है, तो अम्लीयता को दूर कर देता है और नॉर्मल खाना बन जाता है, डाइजेस्ट आराम से हो सकता है। तो वही कैप्सूल में एंटा एसिड मिलाया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो पीएच के महत्व में समझेंगे तो हमारा जो पेट होता है, पेट का मतलब यहाँ अमाशय से है बेटा, तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी मैंने समझाया था किसी भी अम्ल में अगर कार्बन जुड़ जाए तो वो प्रबल अम्ल होगा, कार्बन नहीं जुड़ा तो वो दुर्बल अम्ल होगा। तो इसमें कार्बन नहीं जुड़ा है, इसमें C कार्बन नहीं बेटा, Cl पूरा क्लोरीन है, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। तो हमारे जो पेट होता है, अमाशय होता है, उसमें HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो पाचन में सहायक होता है।
अपच होने पर, मैंने जो पूरी बात बताई थी उसी को डिटेल में समझाया गया है। अपच होने पर यानी कि खाना का पूरा नहीं पाचन होता, अपच वही कहता है। तो अपच होने पर पीएच को उदासीन करने के लिए, कैसा करने के लिए, उदासीन करने के लिए एंटासिड। एंटासिड होता क्या है, क्षार। इससे पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको उदासीनीकरण क्रिया की। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनाता है। अब समझिएगा बात ध्यान से, जैसे अमाशय है, अमाशय का पीएच मान 5.6 होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय है, मैंने खाना खाया और अम्लीय हो गया, तो अंदर बन गई एसिड यानी गैस। अब हमको चाहिए गैस, गैस अम्ल है, अम्ल को हमको उदासीन करना है। अम्ल उदासीन कब होगा, जब अम्ल में हम क्षार मिलाएंगे। तो इसीलिए इस अम्ल में हम मिलाते हैं क्षार। क्षार का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। तो जैसे ही अम्ल में क्षार मिला तो वो क्या बन गया बेटा, जल और लवण। तो वो जल मिला ना, तो तुरंत अम्लीयता दूर हो गई। इस प्रकार पीएच का महत्व तो ये दैनिक जीवन में अमाशय से था, पाचन तंत्र से संबंधित था। ऐसी मिट्टी का पीएच मान, तो पौधों का एक विशिष्ट पीएच परास, परास का मतलब होता है बेटा रेंज। तो परास में वृद्धि के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी ग्रोथ हो सके, उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं पीएच को। एक फिक्स पीएच मान की लेंगे तो मिट्टी की में उतनी ही ज्यादा मजबूती रहेगी। अम्लीय वर्षा में होता है, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा कैसी कहलाती है, अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा पढ़ा होगा ना आपने, H2O SO2 NO2 करके मिलकर बनती है जो, तो वो अम्लीय वर्षा होती है। तो ये दैनिक जीवन में महत्व है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिए गए हैं, ये अलग से पॉइंट निकाले हैं, एनसीईआरटी बुक्स के पॉइंट हैं। बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में, तो बेटा इनको चीजों को आप नोट्स बना के अगर अच्छे से करें, तैयारी करें, तो बेहतर ही आपके नंबर नहीं केवल आएंगे, आपको बेसिक नॉलेज बन जाएगी कैसे क्या होता है। पेपर में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच महत्व। तो मैं पहले ही से ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे देता हूं जो पेपर के इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपका काम है अच्छे से पढ़ना। तो देखो आगे क्या दिया गया है। अब यह है लवण। लवण को मैंने उदासीन क्रिया जो समझाई थी उसमें ही समझा दिया था, तो फिर एक बार देख लेते हैं लवण में। तो लवण जो होता है एक आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मैं आपको प्राप्त करके समझाता हूं। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दिया, मैंने एक अम्ल ले लिया HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाते हैं। एक ले लिया बेटा क्षार यानी कि NaOH, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे, अभी मैंने उदासीनीकरण समझाया था, इसीलिए उसमें ऑब्लिक लगा के मैंने लवण लिख दिया था कि वही साल्ट की डेफिनेशन होती है। तो बेटा जल अलग हो जाता है। जल का मतलब बेटा H2O, ये एक H एक ये H, तो ये H2O बेटा हमने कर दिया यहाँ अलग। बचा क्या हमारे पास, Na बचा और Cl बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने NaCl। तो जो NaCl नमक है बेटा, यही हमारा लवण होता है। क्या होता है, लवण। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल के साथ लवण बनता है, इसी को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। यही लवण की पूरी प्रोसेस होती है। तो यही है, लवण के प्रकार हैं कुछ, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो उदासीन लवण होते हैं, उदासीन लवण कैसे बनते हैं, जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बनाए। जैसे ऊपर बनाया हमने HCl है, कैसा अम्ल है बेटा, प्रबल। क्यों है प्रबल अम्ल, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये C कार्बन नहीं, Cl क्लोरीन होता है। तो जब प्रबल अम्ल उसके साथ प्रबल क्षार बन जाए, तो मैंने अभी समझाया था हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब क्या है बेटा, प्रबल क्षार। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, याद रखना छोटे छोटे पॉइंट है, दिमाग में सेव कर रखे। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जो लवण बनता है, जैसे NaCl बना, तो उसको कहेंगे हम उदासीन लवण। ये कैसा लवण था बेटा, उदासीन। दूसरा जैसे लिखा है साधारण नमक, मैंने अभी रिएक्शन में आपको समझाया ही था। फिर एक अम्लीय लवण होता है, तो अम्लीय लवण में क्या होगा, क्षार, अम्ल तो प्रबल होगा लेकिन उसके साथ जो हम क्षार का यूज करते हैं बेटा वो दुर्बल होना चाहिए। दुर्बल क्षार क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित थे वो सब क्या थे, दुर्बल क्षार। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने अभी एग्जांपल बताया था एंटासिड में, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं, जब प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिला देंगे। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाएंगे, उदासीन लवण। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाएंगे, उदासीन लवण। लेकिन जब प्रबल अम्ल के साथ हम दुर्बल क्षार बना देंगे बेटा, तो वो बन जाएगा अम्लीय लवण। ठीक है, जैसे NH4Cl है जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें HCl ले लिया हमने, एक NH3 ले लिया, उसको आपस में मिला दिया, NaCl NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी कहा जाता है साधारण नाम, तो ये बन गया। तो ये NH4Cl किसका उदाहरण है बेटा, अम्लीय लवण का। ऐसे ही है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या होता है जस्ट उल्टा कर देंगे, इधर ले लेंगे बेटा दुर्बल अम्ल और उधर लेंगे प्रबल क्षार, जबकि इस वाली कंडीशन में क्या था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो यहां हमने ले लिया दुर्बल अम्ल और यहां ले लिया प्रबल क्षार। इनसे जो चीज बनेगी वो होती हमारी बेटा क्षारीय लवण। जैसे Na2CO3 पढ़ा है ना आपने, सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, जिसको हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब 10 H2 लगा देते हैं तो डेकाहाइड्रेट भी बन जाता है। तो ये था बेटा पूरा सिस्टम लवण का। मैंने फिर एक बार बता देता हूं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो जल और लवण बनता है, ठीक है। अब लवण 3 प्रकार के होते हैं, एक उदासीन लवण, एक अम्लीय लवण और तीसरा क्षारीय लवण। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार लेंगे तो बनता है उदासीन लवण, जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार लेंगे तो बनता है अम्लीय लवण, जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे तब बनता है बेटा क्षारीय लवण। मतलब प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण, और जब दोनों प्रबल है तो उदासीन लवण, ठीक है। माइंड में सेट हुआ आपके। तो ये था लवण का पूरा प्रोसेस, साल्ट कैसे बनता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं बेटा जो पेपर में हर बार पूछे ही जाते हैं, तो उनको समझते हैं। जैसे अलग अलग साड़ी टाइप से बना रखी है, यही आपके सिलेबस में है बेटा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम NaOH के नाम से जानते हैं, इसको क्लोर क्षारक क्रिया से कहते हैं। साबुन और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, निर्माण इसको क्लोर क्षारक क्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा व्यंजक चूड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बनती कैसी है? शुष्क बुझे चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनती है बेटा व्यंजक चूड़। इसका उपयोग क्या है? इसको हम लोग पानी को, जो पानी पीने वाला होता है उसमें जो कीटाणु बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे? शुष्क बुझे चूने पर। रिएक्शन से समझाते हैं आपको। बुझा चूना ले लिया हमने, अभी समझाया था। जब भी कलई चूना, जो हम लोग दुकान से चूना लेके आते हैं उसको कलई चूना CaO कहते हैं, उसको जब हम जल में मिला देते हैं तब बनता है भुजा चूना। यानी कि जो दुकान से लेके आते हैं वो कलई चूना होता है, उसको जब हम लोग मिलाते हैं जल में H2O में तब बनता है हमारा भुजा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब भुजे चूने में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं यानी कि Cl2, तब हमारा निर्माण होता है व्यंजक चूड़ का, यानी कि CaOCl2 प्लस जल अलग हो जाता है, H2O कर दिया अलग। वैलेंसी आपको दिख ही रही होंगी, पूरे हैं। ये लिखा है COH का होल ट्वाइस यानी कि भुजा चूना, क्लोरीन गैस Cl2, व्यंजक चूड़ COL2, CaOCl2 और प्लस जल हो गया अलग। तो जब भुजे चूने में, यही लिखा है, शुष्क भुजे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं बेटा तो व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है और जल हो जाता है बेटा अलग। तो ये प्रोसेस थी हमारे व्यंजक चूड़ के निर्माण की, ठीक है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका बेटा रासायनिक नाम होता है। ऐसी एक खाने का सोडा यानी कि NaHCO3 एंटासिड के रूप में और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। NaOH से CO2 की क्रिया करा के निकाल सकते हैं या Na2CO3 से भी कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा के नाम से जानते हैं इसको। Na2CO3 भी लिखा होता है और into 10H2O भी। Na2CO3 केवल सोडियम कार्बोनेट है, जब इसमें जल के 10 अणु मिलाए जाते हैं तब डेकाहाइड्रेट बन जाता है, तो इसका नाम बनेंगे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर ये नहीं लिखा है तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग बेटा कहाँ का करते हैं? कांच, साबुन, कागज उद्योगों में जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यंजक चूड़ के निर्माण की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि आप लिख के ले लीजिए, आज पक्का सेव करके रखिएगा, फिर दिखाइएगा सर आया कि नहीं। गारंटी बता रहा हूं, ये दो में से एक 100% पेपर में छपनी ही वाली है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है बेटा CaSO4 into half H2O। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, हाफ का मतलब हेमी होता है और जल को रासायनिक नाम में हम हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हो गया बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और बनता कैसे है? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं बेटा तो निर्माण होता है हमारा POP का, जो हम लोग POP कराते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको रिएक्शन से करके समझाते हैं आपको। जिप्सम ले लिया मैंने बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। ये फॉर्मूला है बेटा जिप्सम का। इसको हम गर्म करते हैं बेटा 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक ही बात है, सेल्सियस को जब हम केल्विन बदलते हैं 273 जोड़ देते हैं, 100 में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन मिल गया। चाहे तो आप 100 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए या 373, ऑब्लिक लगा है, ऑब्लिक का मतलब या 373 केल्विन यूज करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो ये मत देखिएगा कि सर आपने यहाँ केल्विन लिखा था, मैंने बुक में पढ़ा वहां सेल्सियस। एक ही बात है बेटा, जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें प्लस 273 कर देते हैं। तो 100 में 273 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 373। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करा जाता है बेटा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस बैलेंसी करने के लिए H2O बेटा कितने थे? 2।
कितना आ गया, आधा। कितना बचा, डेढ़। डेढ़ को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 तो ये प्रोसेस थी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि। जब भी हम जिप्सम को, किसका बेटा फॉर्मूला है ये, जिप्सम का, जब भी हम जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और जल के डेढ़ अणु यानी कि 3/2 अलग निकल जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सीजन का। इस वीडियो का वन शॉट वीडियो था, पूरा चैप्टर का डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको मैंने बताया, एक और इस चैप्टर का वीडियो आएगा बहुत जल्दी जिसमें सारे पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका एक एक जो आप शेयर बढ़ाते हैं उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, इस पे आप अच्छे से फोकस करें, नोट्स बना के पढ़ें। देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने साथ, अपने माता पिता के सपनों के साथ धोखा दे रहे हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।